हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मज़े में रहिएगा। चलिए, हम आपको बताए हुए थे कि जो हिस्ट्री की क्लास हम ले रहे थे, उस क्लास में हम आपको बताए कि जो मंदिर की जो स्थापत्य कला है ना, जो द्रविड़ शैली थी, जो नागर शैली थी, जो बैसर शैली थी, उन सारे का हम एक आपको अलग से सेपरेट वीडियो देंगे और आज हम उसी के लिए ये सेपरेट वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं और आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको एक से एक चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको आगे लेते जा रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इसके बाद ये क्या था, नागर शैली क्या था, द्रविड़ शैली था क्या। सर पढ़ा तो दिए लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो था क्या। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हम आपकी मनोदशा को बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि आप में क्या क्या समस्या है, क्या दिक्कत है और क्या आपको चाहिए। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंदिर स्थापत्य निर्माण कला हम आपको बता चुके थे। एक द्रविड़ शैली थी जो दक्षिण भारत की थी, उत्तर भारत की नागर शैली थी। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की जो मिश्रित कला स्थापत्य शैली थी, उसको हम लोग बोलते थे बैसर शैली। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसका आरंभ हमें मौर्य काल से मिल जाता है, यानी मौर्य वंश। मौर्य का जब समय था उस समय से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल से शुरू हो गया था। कब से? मौर्य काल से शुरू हो गया था। लेकिन अगर कहा जाए तो आगे चलकर उसमें सुधार हो गया और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाए कि जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था वो किस काल में हुआ था? हुआ तो था मौर्य काल में, हुआ तो था मौर्य काल में। लेकिन जब आगे चलकर उसमें सुधार हुआ तो गुप्त काल को हम लोग मंदिरों की विशेषताओं से लैस देखते हैं। किसको? गुप्त काल को। समझ गए? शुरुआत हुई थी मौर्य काल में, लेकिन आगे चलकर जो विशेषताएं हुई उसमें जो सुधार हुआ वो किस काल में? गुप्त काल में। ठीक है। अब आइए, संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर भी थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। संरचनात्मक मंदिर, जिसको हम ईंट वगैरह से बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिस तरह हम लोग घर बनाते हैं उस तरह से मंदिर बनाया जाता था, तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक मंदिर। तो संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर भी थे जो किसको काट कर बनाए गए थे? चट्टानों को काट करके बनाए गए थे, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके बनाए गए थे। और इसमें से जो नाम आता है उसका नाम क्या है? महाबलीपुरम का रथ मंडप। महाबलीपुरम का रथ मंडप, ये जो मंदिर है ये 5वीं शताब्दी का है। कब का है? 5वीं शताब्दी का ये मंदिर आपका है। किसको काट करके बनाया गया है? चट्टानों को काट करके बनाया गया है। जो गुप्तकालीन मंदिर हुआ करते थे, जो गुप्तकालीन यानी गुप्त काल के समय में जो मंदिर होते थे उसका जो आकार होता था वो काफ़ी छोटा होता था। कैसा? छोटा होता था। और उसमें क्या क्या उसका गुण होता था? ये गुप्त काल के मंदिर हैं। कैसा? वो वर्गाकार होते थे। कैसे होते थे? वो वर्गाकार होते थे। वर्गाकार होते थे। उनका चबूतरा वर्गाकार होता था। चबूतरा कैसा होता था? वर्गाकार होता था। उसमें सीढ़ियाँ भी होती थी और चौकोर एक कोठरी भी होती थी। कैसी कोठरी? चौकोर कोठरी। इस तरह की चौकोर कोठरी हुआ करती थी। और यही चौकोर कोठरी किसका काम करती थी? गर्भगृह का काम करती थी। किसका काम? गर्भगृह। ये हो गए आपके गुप्तकालीन मंदिर जो होते थे छोटे छोटे, उसकी विशेषताएं हो गई। इससे आप पहचान कर सकते हैं। प्रारंभिक दौर के जो कुछ मंदिर हैं, जो प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर हैं, उसके कुछ आप नाम देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उनका जो स्थान है स्टेट के साथ साथ उस राज्य में किस स्थान पर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखना है कि प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर हैं जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। मंदिर का नाम है तिगवा का विष्णु मंदिर और है कहाँ पर? ये जबलपुर में है। और जबलपुर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर
ये कहाँ है? ये है आपका सतना में, और ये सतना नामक स्थान कहाँ है? ये है आपके मध्य प्रदेश में। अब है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कौन सा मंदिर? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये कहाँ है? ये है आपका पन्ना में, और ये पन्ना नामक जगह कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। अब आइए, अब है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ है? ये है ललितपुर, और ये ललितपुर स्थान कहाँ पर है? ये है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। अब आइए भीतरगांव का मंदिर। कौन सा मंदिर? भीतरगांव का मंदिर। ये भीतरगांव का मंदिर कहाँ? ये है आपका कानपुर, और कानपुर किस राज्य में है? ये है आपका यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी, भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी। याद रखेंगे मंदिर, और उनके साथ साथ इनके जगहों के नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए, मंदिर स्थापत्य संबंधी जो अन्य नाम, मंदिर स्थापत्य कला संबंधी कुछ अन्य नाम देखिए, जैसे पंचायतन, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताएंगे कौन कौन सा मंदिर किस शैली में बने हुए हैं। टेंशन ना लीजिए। भूमि, विमान भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ, ये भी प्राचीन ग्रंथों में आपको इस तरह के नाम, इस तरह की जो मंदिर स्थापत्य कला शैली है उसके नाम सुनने को मिलते हैं। कौन कौन? पंचायतन, भूमि, विमान भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, छठी जो शताब्दी थी, छठी शताब्दी, वहाँ तक 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर व दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की जो शैली थी वो लगभग एक समान थी। कैसी थी? लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर व दक्षिण की दोनों की जो भारत में मंदिर वास्तुकला शैली थी वो लगभग एक समान थी। लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद जो बदलाव हुए उस समय ये प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हो गया। इस तरह की वास्तुकला शैली का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकास हो गया। कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद। और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण दोनों की जो मंदिर स्थापत्य कला वास्तुकला शैली थी वो लगभग एक समान ही थी। कोई दिक्कत? अब आइए नागर शैली में। सबसे पहला नागर शैली, ये उत्तर भारत की शैली है, पता है आपको। ये जो नागर शब्द है ये किससे बना है? ये नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे कौन सी शैली कहा जाता है? नागर शैली। सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ था वो नगर में हुआ था, और ये किस शब्द से बना है? नगर शब्द से बना है। तो सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे हम नागर शैली कहते हैं। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। कहाँ? हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों तक ये प्रचलित थी। ये नागर शैली जो कि नगर शब्द से उत्पन्न हुआ है, और सबसे पहले ये नगर से स्टार्ट हुआ है, नगर में निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको हम नागर शैली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में जो शासक मौजूद थे उस वंशों ने इनको पर्याप्त संरक्षण दिया। इस तरह के नागर शैली के में बने जो शैली होते थे, जो मंदिर होते थे उनको, और इस शैली को भी संरक्षण मिला। मौजूद शासक, उत्तर भारत में जो शासक मौजूद थे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, उसने इसको संरक्षण दिया। और नागर शैली की जो पहचान विशेषता है वो छत उनका समतल होता है, उठता हुआ उनका शिखर होता है, ये उनकी प्रधानता होती है। कैसे? मान लीजिए एक ऐसे आपका बना हुआ है, फिर एक पर इस पैसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। इस टाइप के मंदिर नागर शैली में होते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता, और इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थिका एवं उत्थान समन्वय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थिका एवं उत्थान समन्वय भी इसमें कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नागर शैली के जो मंदिर हैं उनके जो आधार से शिखर तक जो होते थे आकार, वो कैसा होता था? वो होता था चतुष्कोणीय। कैसा होता था? चतुष्कोणीय। उसके आकार कैसे हुआ करते थे? उसके आकार चतुष्कोणीय हुआ करते थे। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं। 8 भागों में इस मंदिर को ऊंचाई में जो जो ये ऊंचा होते जाता था त्यों त्यों इसको ऊंचाई में अलग अलग नाम से इसको बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक तो मूल, जो आधार होता था उसको मूल बोलते हैं। गर्भगृह, मशरक, नीम यानी कि नीचे से और दीवारों के बीच के भाग को क्या बोलते थे? गर्भगृह, मशरक। जंघा, दीवार को क्या बोलते थे? जंघा। और कपोत, कार्निस,
शिखरगल गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ शूल सहित कलश। इस तरह से इसको 8 भागों में बांटा गया है इस मंदिरों को। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो किस प्रकार के होते थे, वो होते थे चतुष्कोणीय। नीचे चौड़ा होता था और ज्यों-ज्यों वो ऊपर जाता था त्यों-त्यों वो छोटा होते जाता था, यानी नीचे से मोटा ऊपर जाते जाते पतला, जिस तरह से शंकु होता है उस टाइप का। तो आप याद रखेंगे कि ये जो मंदिर है ये 8 भागों में बटा हुआ होता था। इस शैली में जो मंदिर बने हुए होते थे उस मंदिर को हम लोग उड़ीसा में कलिंग कहते थे और गुजरात में लाट कहते थे और हिमालयी क्षेत्रों में इसको क्या बोलते थे, पर्वती कहते थे। क्या कहते थे? उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वती। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नागर शैली में जो मंदिर बने थे वो कौन कौन से मंदिर हैं। दे देगा आपको कि कंदरिया महादेव मंदिर किस प्रकार की शैली के उदाहरण हैं, द्रविड़ शैली के हैं, नागर शैली के हैं, पंचायतन के हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये चीज़ कि किस शैली के हैं। तो आइए, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ये आपका कैसा शैली है? नागर शैली। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, कैसी शैली है? नागर शैली। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी उड़ीसा में है, कैसी शैली में है? नागर शैली में। अगला आइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी कोणार्क उड़ीसा में है, ये भी आपकी किस शैली में? नागर शैली में। मुक्तेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा में है, ये भी नागर शैली। खजुराहो के मंदिर ये जो मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका नागर शैली में है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर ये भी राजस्थान में है, ये भी आपका नागर शैली में है। सोमनाथ मंदिर ये आपका सोमनाथ गुजरात में है, ये भी आपका नागर शैली में है। ये सारे मंदिर नागर शैली में है। कंदरिया महादेव खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात। यहाँ पे ऐसा है। ये सारे मंदिर आपके किस शैली में बने हुए हैं, किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में ये निर्मित है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखना है। सर्वप्रथम इसका जो नागर शब्द का उपयोग हुआ था वो नगर शब्द से हुआ था। सर्वप्रथम नागर शब्द का उपयोग नगर शब्द से हुआ था। चूँकि ये मंदिर नगरों से स्टार्ट हुआ था तो इसीलिए इसको नागर शैली कहा जाने लगा। और 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में जो शासक मौजूद थे उस वंशों ने इनको पर्याप्त संरक्षण दिया और ये जो मंदिर होते थे नागर शैली में जो निर्मित मंदिर होते थे वो कितने भागों में बटे हुए होते थे? 8 भागों में बटे हुए होते थे। और शैली की जो पहचान है इसमें क्या क्या होती थी? मतलब चौड़ा होता था नीचे और धीरे धीरे शंकु आकार के ऊपर हो जाता था। और इसमें अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय इसको कहा जाता था। ये शिखर पाया जाता है इस टाइप को, इसको क्या कहा जाता था? नागर शैली की जो पहचान है उसकी विशेषताओं में से समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है और इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। और नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते थे, कहीं गोल नहीं होता था, पूरा चतुष्कोणीय होता था, आपके भाषा में चौकुट होता था। चलिए अब आइए द्रविड़ शैली में। आप द्रविड़ शैली में कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। कहाँ? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक कौन से शैली के मंदिर पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। और द्रविड़ शैली की जो शुरुआत हुई थी वो 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। सीधा साधा भाषा में समझिए कि जब 8वीं शताब्दी में शुरू हुई और कितनी शताब्दी तक चली? 18वीं शताब्दी तक ये जो द्रविड़ शैली की शुरुआत थी इतने दिनों तक 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रही। द्रविड़ शैली की जो पहचान है वो क्या है? उसमें 4 दीवारी होती थी, यानी उसको प्रकार बोल सकते हैं। गोपुरम, ये जो प्रवेश द्वार होता है उसको हम गोपुरम बोलते हैं, तो प्रवेश द्वार होते थे। कैसा? वर्गाकार या संकेंद्रित प्रांगण भी होता था उनका। और अष्टकोण मंदिर होता था, जो मंदिर बनता था वो अष्टकोणीय होता था, 8 कोनों वाला मंदिर होता था। इसी टाइप की संरचना पाई जाती है द्रविड़ शैली में। किस तरह की? द्रविड़ शैली में। इसके पहले जो हमने आपको नागर शैली बताया उस नागर शैली का जो मंदिर होता है किस प्रकार की आकृति थी? चतुष्कोणीय, उसमें 4 कोण की आकृतियाँ होती थी। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं, कई सारे मंजिल होते हैं। द्रविड़ शैली में जो बने हुए मंदिर हैं कई सारे उसमें मंजिल होते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, इस तरह से कई सारे मंजिल होते हैं।
पल्लवों ने यानी पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। सवाल पूछेगा आपसे कि द्रविड़ शैली का जो जन्म हुआ वो किसने इसको जन्म दिया? वो पल्लवों ने दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की। चोल काल में ये जो द्रविड़ शैली है ये बढ़ चढ़ करके बोलने लगी, दिखने लगी, तथा विजयनगर काल में जब विजयनगर साम्राज्य आया तो उसमें ये धीरे धीरे द्रविड़ शैली समाप्ति की ओर खत्म होती चली गई। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। चोल काल जब आया तो उसमें क्या हो गया, जो वास्तुकला थी और जो मूर्तिकला थी ये दोनों मिल गए और दोनों चित्रकला मिलकर के दोनों का क्या हो गया, संगम हो गया, एक साथ मिलकर के दोनों एक शैली बन गई। ठीक है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कौन सा मंदिर शामिल है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि चोल शासक राजराज प्रथम के शासन में बना था, उसी के द्वारा निर्मित हुआ था और 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है और ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही उसके आगे एक शैली का विकास हुआ। उस शैली का नाम है नायक शैली। क्या है? नायक शैली। और इस नायक शैली के कुछ उदाहरण ध्यान में आप रखेंगे। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै में है, रंगनाथ मंदिर जो कि श्रीरंगम तमिलनाडु में है और रामेश्वरम मंदिर यह भी तमिलनाडु में है। किस शैली के उदाहरण हैं? ये है नायक शैली के। ध्यान दीजिएगा कि अगर नायक शैली आपके ऑप्शन में ना रहे तो आप द्रविड़ शैली को टिक करेंगे, लेकिन अगर द्रविड़ शैली को छोड़ करके नायक शैली का ऑप्शन होगा तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु और रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु तीनों ही किस शैली के उदाहरण हैं? नायक शैली के। नायक शैली का जो विकास हुआ वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही इसके आगे नायक शैली का विकास हुआ है। चलिए अगली शैली की अगर हम बात करेंगे, आइए अब बेसर शैली पर। बेसर शैली क्या है? हम आपको पहले ही बता चुके थे कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिला जुला स्थापत्य कला का रूप है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसर शैली कहते हैं। नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले जो स्थापत्य कला शैली हैं वो बेसर शैली कहलाते हैं। और इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है, दक्कन शैली भी कहा जाता है और कर्नाटक द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। चालुक्य शैली भी कहा जाता है, दक्कन शैली भी कहा जाता है और कर्नाटक द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। किस शैली को? बेसर शैली को। ध्यान रहेगा। आगे आइए, इस शैली में चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और होयसल वंश, इन सभी वंशों के राजाओं ने बड़े पैमाने पर क्या करवाए? मंदिर निर्माण करवाए, मंदिर बनवाए। इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारे बेसर शैली के मंदिर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा भागीदारी किन किन वंशों की है? चालुक्य वंशों की, राष्ट्रकूट वंशों की और होयसल वंशों की। इन वंशों के राजाओं ने बेसर शैली के मंदिर बनवाने में विशेष रुचि दिखाई। इनको ज़्यादा डिजाइन पसंद आ रहा था दोनों शैली को मिला जुला करके। बेसर शैली के जो मंदिरों का आकार होता था ना, वो आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार होता था। कैसा? गोलाकार होता था। या कैसा होता था? या अर्ध गोलाकार होता था। ये पहचान है बेसर शैली का, ध्यान देंगे। या ताराकार रूप का होता है, स्टार की तरह, ऐसे ऐसे इस टाइप के। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। बेसर शैली के जो मंदिरों का जो आकार होता था वो आधार से लेकर के शिखर तक गोलाकार होता था, या अर्ध गोलाकार होता था, या ताराकार रूप में दिखता था। और इसमें जो अलंकरण विद्यमान होते थे, अलंकरण मतलब डिजाइन, अलंकरण जो विद्यमान होते थे, जो डिजाइन किया जाता था, वो क्या होता था? वो कहाँ से लिया गया था? वो किस शैली से? नागर शैली से। जो अलंकरण थे मंदिरों में, उन राजाओं के मंदिरों में, मतलब बेसर शैली में बने हुए मंदिरों में जो अलंकरण होते थे वो नागर शैली से लिए हुए होते थे। लेकिन जो मूल नियोजन होता था, जो मूल प्रारूप होता था उनका, वो द्रविड़ शैली से प्रभावित रहते थे। ध्यान रहेगा। जो डिजाइन है, जो आपका उसका साज सज्जा है, वो किससे? वो था आपका नागर शैली से। और जो उनका मूल नियोजन होता था, जो मूल प्रारूप होता था, वो लिए गए थे द्रविड़ शैली से। ध्यान देंगे। विशेषता पूछा जाए आपसे, आपको पहचानने के लिए विशेषता जाननी होगी कि इसकी विशेषता क्या है। ये कम ऊंचाई वाले होते थे, कम ऊंचाई वाले मंदिर होते थे, लेकिन इनका विस्तार अधिक होता था।
कम ऊंचाई अधिक विस्तार। और इनका जो शिखर होता था कैसा होता था, गोल होता था, और जब ये ऊपर जाता था ना तो ऊपर पतला हो जाता था। ठीक है, याद रहेगा। इसकी विशेषता क्या है, कम ऊंचाई अधिक विस्तार होता था। ऊंचाई कम होती थी लेकिन उसका विस्तार यानी चौड़ाई ज़्यादा होती थी। शिखर गोल होता है, ध्यान रखेंगे, और ऊपर की ओर कैसा होता है, पतला होता है। चालुक्य शासकों के काल में बैसर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। अगर पूछा जाए कि किस वंश के समय बैसर शैली का सर्वाधिक विस्तार हुआ तो वो है चालुक्य शासक, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश एक ठो नहीं था, इसका तीन ठो भाग था। चालुक्य वंशों की कितनी शाखाएं थी, 3 शाखाएं थी। एक तो था बादामू के चालुक्य वंश, दूसरा कल्याणी के चालुक्य वंश, और तीसरा वेंगी के चालुक्य वंश। ठीक है, 3 शाखाएं थी इसकी, इसलिए ज़्यादा विकास हुआ। चालुक्य शासकों के काल में बैसर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, ध्यान देंगे। और बैसर शैली का वास्तविक प्रतिनिधित्व अगर पूछा जाए कि किसने किया, तो बैसर शैली का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है वो बादामी के चालुक्यों ने किया। किसने, है तो चालुक्य वंश का ही, लेकिन ये पहला वाला है बादामी। ये जो बादामी के चालुक्य हैं, इस बादामी के चालुक्यों ने सबसे ज़्यादा वास्तविक प्रतिनिधित्व किया बैसर शैली का। ठीक है, अगर उदाहरण पूछा जाए कि बैसर शैली के मंदिरों के कुछ उदाहरण आपको बताने हैं तो क्या बताएंगे, अमरनाथ मंदिर, चूँकि इसके बहुत कम उदाहरण है, बाकी बहुत सारे मंदिर तो ध्वस्त हो गए। अमरनाथ मंदिर जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। खान देश का मंदिर जो कहाँ है, बुरहानपुर, और ये बुरहानपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था। सवाल पूछा जाता है कि मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, तो ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। और अभी तुरंत आपको हम बताएं कि चालुक्य वंश जो था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था। एक तो बादामी का चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य, और तीसरा वेंगी के चालुक्य। समझ में आई बात। तो आपको हमने इस तीनों शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली, इन तीनों शैलियों को हमने बराबर से आपको समझा दिया है। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। कुछ छूटा तो एक पंचायतन शैली छूटी हुई है, देखता हूँ उसको किसी और वीडियो में मैं आपको उसको कवर करवा दूंगा, लेकिन सारी शैलियों को हमने अभी यहाँ आपको बता दिया है। चलिए आप सभी इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, एक बार आसानी से 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो इसको पढ़ करके एक बार रिवाइज कर लें। इतने सारे पॉइंट आपको बहुत कम जगह पर मिलेंगे, और जब मिल रहा है तो इसको ध्यान से आप कॉपी में भी उतार सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको लिखी है कि आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।